बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान तारिक महवाल खान। सबसे पहले तो बात करेंगे पीएसएल के हवाले से। उसके बाद गुज़श्ता प्रोग्राम में जो नाज़रीन के सामने मैंने स्टोरीज़ रखी थी, आज भी दिलचस्प स्टोरीज़ नाज़रीन के सामने रखूँगा। सबसे पहले ये होगा कि पीएसएल के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान के लिए खुशखबरी। इससे पहले जो अमेरिका की टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जो 7 सीरीज़ खेलने जा रही है कराची नेशनल स्टेडियम में, तो उसके बाद हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए खुशैन की बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज की टीम पेशावर ज़ल्मी के मालिक जावेद अफरीदी ने यह तस्दीक की है कि ज़ल्मी की टीम सऊदी अरब की कौमी क्रिकेट टीम से मैच खेलेगी। इस पे मैं नाज़रीन के सामने थोड़ी सी डिस्कशन रखूँगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में होने वाला पाकिस्तान वेमेन और ऑस्ट्रेलिया में वेमेन के मबैन ये तीसरा जो T20 मैच था वो बारिश की नज़र से ख़त्म कर दिया गया, नज़र की बहस ख़त्म कर दिया गया था और उसमें ऑस्ट्रेलिया 2-1 से ये सीरीज़ अपने नाम करने में कामयाब हुआ है। और उसके बाद अगर बात की जाए वेस्ट एशिया बेसबॉल कप के मैच में बांग्लादेश ने अफ़गानिस्तान को 2 मुकाबले में 12 रन से शिकस्त दे दी है। इस पे भी डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद पाकिस्तान के प्रोफेशनल स्नूकर खिलाड़ी असजिद इकबाल ने स्नूकर शूट आउट टूर्नामेंट के राउंड ऑफ में 32 में ये जगह बना ली है। इस पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद मोहम्मद आमिर के बाद कौमी क्रिकेट टीम के मायनाज बैट्समैन, मिडल ऑर्डर बैट्समैन उमर अकमल को नेशनल क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस की इजाज़त मिल गई है। ये भी खुशैन की बात है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तान मुल्क के लिए कि एक लीजेंड बैट्समैन, लीजेंड जो एक्सपीरियंस प्लेयर माने जाते हैं, जो बिग बैश में परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर चुके हैं, उसके बाद पीएसएल में गुज़श्ता पीएसएल में भी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर चुके हैं। उसके बाद अगर डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की जाए वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर चुके हैं उमर अकमल, कमरान अकमल के छोटे भाई। उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और आखिर में बात करेंगे शहीन शाह अफरीदी के बारे में, जो पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के खिलाड़ियों के लिए किट डिज़ाइन करने की जिम्मेदारी उठा ली है। ये सारी जिम्मेदारी शहीन शाह अफरीदी पे जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइज थी पेशावर ज़ल्मी, इसके मालिक जावेद अफरीदी ने जो गुज़श्ता मीटिंग में और गुज़श्ता ड्राफ्ट में जो PSL 8 के एडिशन में जो ड्राफ्ट हो रही थी उसमें उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया था और उनकी नाराज़गी बनती भी थी कि उन्होंने रमीज़ हसन राजा को कहा था कि पेशावर में मैच होना चाहिए, लेकिन उसके बाद मुकम्मल तौर पर रिफ्यूज़ कर दिया था रमीज़ हसन राजा ने। उसके बाद जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली आई तो नजम सेठी ने ये उनको यकीन दहानी करवाई कि पेशावर में मैच होंगे और वहाँ पे लगातार अगले जो PSL एडिशन का 9वां एडिशन होगा वहाँ पे अच्छे खासे मैच होंगे। तो उन्होंने उस तस्दीक के बाद, उसकी यकीन दहानी के बाद तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नाराज़गी उसने जावेद अफरीदी ने ख़त्म की। लेकिन अगर जावेद अफरीदी की बात की जाए तो उन्होंने बताया कि रियाज में सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशाल से उन्होंने मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने ज़ल्मी और सऊदी क्रिकेट टीम के दरमियान मुकाबले के इम्कान पर बातचीत की है। और इसके अलावा जावेद अफरीदी ने सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन को पाकिस्तान में PSL के मैच देखने को दावत भी दी है। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी ने इस हवाले से भी बयान जारी किया था कि जिसमें उन्होंने बताया जावेद अफरीदी ने कि शहजादा सऊद बिन मशाल को सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए पेशावर ज़ल्मी की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करवाई है। इस पे यह भी था जावेद अफरीदी ने सऊदी शहजादे को PSL देखने के लिए पेशावर ज़ल्मी की शर्ट भी बतौर तोहफे में पेश की है और उन्होंने दावत भी दी है कि आपने PSL एडिशन 8 में अपनी दावत यकीनी बनानी है, अपनी शिरकत यकीनी बनानी है। और इसके बाद PSL को 4 चांद तो लगने के साथ साथ, क्योंकि बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। PSL से पहले 5 फरवरी को जो मैच होगा बलूचिस्तान के
بھگٹی اسٹیڈیم میں جو ایک طرف ہوگی پشاور زلمی کرکٹ ٹیم اور دوسری طرف ہوگی کوئٹہ گلیڈیٹرز۔ میں نے گزشتہ پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا کہ پشاور زلمی کی جانب سے بابر اعظم قیادت کریں گے، جبکہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جانب سے سرفراز احمد پاکستان کے سابق کپتان اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر اپنا کپتانی کے سر انجام دیں گے۔ اس کے بعد جو پاکستان کے سیریز کے بعد جو پاکستان آسٹریلیا سے، نیوزی لینڈ سے، اس کے بعد ان کے شکست سے دوچار ہونے کے بعد جب ویمن کی بات آئی تو ویمن بھی شکست سے دوچار ہونے لگی۔ آسٹریلیا کی اگر بات کی جائے تو اس ٹائم ویمن کرکٹ ٹیم آسٹریلیا کا دورہ کر رہی ہے۔ جو پہلے 2 میچ کھیلے گئے، پہلے دونوں میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو شکست دی۔ تیسرا میچ جب T20 میچ کھیلنے کو آیا تو بارش کی یہ میچ نظر ہو گیا، جس کے باعث یہ میچ ختم ہونا پڑا اور آسٹریلیا نے یہ سیریز 2-1 سے اپنے نام کی ہے۔ اگر بات کی جائے تو اس میں مسلسل بارش کے باعث میچ کا ٹاس بھی ممکن نہ ہو سکا۔ میچ کا ٹاس بھی ہونا تھا لیکن ٹاس نہیں ہو سکا تھا، اور 3 T20 میچ کی سیریز آسٹریلیا نے 2-0 اپنے نام کی ہے۔ تو اس سے پہلے آسٹریلین ویمن ٹیم نے 3 ون ڈے میچ کی سیریز بھی 2-1 سے جیتی تھی۔ اگر اس میں ویسٹ ایشیا کپ کی بات کی جائے تو یہ پاکستان ملک کے لیے خوشیان کی بات ہے۔ PSL کے بعد اس سے پہلے جو کرکٹ ٹیم بھی غیر ملکی ٹیم، غیر ملکی پلیئر پاکستان کا دورہ کرنے میں کامیاب ہوئے، پاکستان کا دورہ کرنے آئے، اس کے بعد تو اگر کرکٹ کی بات کی جائے تو انڈیا کرکٹ ٹیم نے مکمل طور پر ابھی تک ریفیوز کیا ہوا ہے کہ ایشیا کپ بھی میچ ہم نے نہیں کھیلنا اور ICC چیمپئنز ٹرافی نہیں کھیلنی، اور جو نیکسٹ 2024 میں ورلڈ کپ ہوگا، پاکستان کرکٹ ورلڈ کپ میچ ہوگا، تو اس میں بھی اپنی پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا یہ حتمی فیصلہ دے دیا ہے انڈین کرکٹ بورڈ نے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ کوئی ٹیسٹ سیریز یا کوئی ون ڈے یا T20 سیریز نہیں کھیلی۔ مکمل طور پر ابھی تک انہوں نے انڈیا ٹیم نے ریفیوز کیا ہوا ہے۔ تو اگر ہمارے لیے پاکستان کے لیے خوشائند کی بات کہ ویسٹ ایشیا بیس بال کپ کے میچ میں بنگلہ دیش نے افغانستان کو 2 مقابلے میں 12 رن سے شکست دے دی ہے۔ اگر میں یہ بتاتے چلوں یہ جو ایونٹ ہے، یہ ویسٹ ایشیا بیس بال کپ، یہ اسلام آباد میں یہ اس وقت میچ جاری ہے، اور یہ ٹورنامنٹ جو ہے ویسٹ ایشیا کی جانب سے یہ پاکستان کے جو دارالحکومت، اس کے بعد بڑے شہر جو اسلام آباد دارالخلیفہ شہر مانا جاتا ہے، وہیں پہ یہ سیریز ہونے جا رہی ہے، جس میں افغانستان بھی ہے اور بنگلہ دیش بھی ہے۔ جو تیسرے میچ میں بنگلہ دیش نے افغانستان کو 2 مقابلے میں 12 رن سے شکست دے دی ہے، اور ویسٹ ایشیا بیس بال کیمپ کے تیسرے روز پہلے میچ میں بنگلہ دیش نے افغانستان کو 2 مقابلے میں 12 رن سے ہرا دیا۔ پاکستان سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں یہ جاری ٹورنامنٹ کی سپر لائن اپ مکمل ہو گئی ہے۔ فخر شاہ گروپ اے سے سری لنکا اور فلسطین، جبکہ گروپ بی سے پاکستان اور بنگلہ دیش نے سپر 4 کے لیے کوالیفائی کر لیے ہے۔ تیسرے روز دوسرا میچ بھارت اور نیپال، جبکہ تیسرا میچ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ابھی ہونا باقی ہے۔ اگر اس کے بعد بات کی جائے سنوکر کے حوالے سے، پاکستان کے پروفیشنل سنوکر کھلاڑی اسجد اقبال نے سنوکر شوٹ آؤٹ ٹورنامنٹ کے راؤنڈ آف 32 میں یہ جگہ پکی کر لی ہے، جس میں انگلینڈ کے شہر لیسٹر میں جاری سنوکر شوٹ آؤٹ ٹورنامنٹ کے دوران پاکستانی کھلاڑی اسجد اقبال نے انگلش حریف جیمی رابرٹسن کو 73-33 سے شکست دے کر راؤنڈ آف 32 میں یہ جگہ بنا لی ہے۔ اسجد نے راؤنڈ آف 64 کے مقابلے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی حریف رابرٹسن کو 40 پوائنٹس کے بڑے مارجن سے شکست دے دی ہے۔ کرکٹ کے ساتھ ساتھ فٹ بال کے ساتھ ساتھ ویمن کرکٹ ٹیم کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جانب سے سنوکر بھی انٹروڈیوس ہونے لگی ہے، جس میں پاکستان کے پروفیشنل سنوکر کھلاڑی اسجد اقبال ایک بہت بڑا نام، جنہوں نے 32 اپنی جگہ بنا لی ہے، پکی کر لی ہے۔ خوشیان کی بات ہے، پاکستان کے لیے خوشیان کی بات ہے۔ یہ یاد رہے کہ قومی سنوکر کھلاڑی اسجد اقبال
13 फरवरी को होने वाले विलेशन ओपन क्वालिफाई में 5 मरतबा रैंकिंग इवेंट के फातेह और वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट विल्सन से भी मुकाबला भी करेंगे। उसके बाद बात करेंगे, इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खुलबली बची हुई थी। रमीज़ हसन राजा की अपनी पॉलिसी थी, उसके बाद उनका अपना आइन था। उनका आइन 2019 का था। जब सियासी जमातें तब्दील हुई तो सियासी जमातों की तब्दीली के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली आई, तो जिसमें नजम सेठी ने मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और मुलाकात में ये हतमी फैसला हुआ कि रमीज़ हसन राजा को रिप्लेसमेंट करके नजम सेठी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर किया जाए। लेकिन ये हुआ, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ तब्दीली के साथ साथ आइन में तब्दीली हो गई। 2019 के आइन को ख़त्म करके 2014 का आइन बहाल किया और 2014 में जो खिलाड़ी मिस थे, जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हो रही थी, जो डोमेस्टिक प्लेयर इस टीम में हिस्सा नहीं थे, काफ़ी प्लेयर थे, एम एस शहजाद से उमर अकमल थे, मोहम्मद आमिर थे, शोएब मलिक को नज़रअंदाज किया गया, उसमें चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने नज़रअंदाज किया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब तब्दीली आई, नजम सेठी आए, तो नजम सेठी ने आते हुई तो अबोरी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर किए, जिसमें शाहिद खान अफरीदी को नामजद किया। तो शाहिद खान अफरीदी ने जब दौरा न्यूजीलैंड हो रहा था तो उसमें नजम सेठी और शाहिद अफरीदी की मशावरत के साथ साथ दौरा न्यूजीलैंड की ओडिया क्रिकेट टीम का अनाउंस हुआ, जिसमें सरफराज को टेस्ट क्रिकेट का ये खिलाड़ी नामजद किया गया, जिसमें उसने पहले ही मैच में सेंचुरी जड़ी, जिसमें अच्छा कमबैक किया। उससे पहले सरफराज को नज़रअंदाज किया जा रहा था। उसमें ये हुआ कि अब मोहम्मद आमिर की वापसी नामुमकिन थी, लेकिन नजम सेठी ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया और उनकी वापसी का उन्होंने इशारा दिया। देखिए, उन्होंने एक पॉइंट गुज़श्ता मीटिंग में नजम सेठी ने वाज़ेह बयान जारी किया था कि मोहम्मद आमिर ने ये रिटायरमेंट की है, अगर रिटायरमेंट वो वापस करते हैं, अगर रिटायरमेंट का वो वापस का ऐलान करते हैं तो वो डेफिनेटली वो खेल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मोहम्मद आमिर इस वक्त परजोश हैं। अभी बीपीएल में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उन्होंने अगर एक मैच की बात की जाए तो उन्होंने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेटें जड़ी हैं। बहुत अच्छा ये उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई है। उसके बाद मोहम्मद आमिर को नजम सेठी की जानिब से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करने की इजाज़त दे दी गई थी। उसके बाद मोहम्मद आमिर के बाद कौमी क्रिकेट टीम के बल्लेबाज, पाकिस्तान के मायनाज बल्लेबाज, पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, जो पाकिस्तान के विकेट कीपर भी हैं और अच्छे मायनाज बल्लेबाज भी माने जाते हैं, जो मैं भी उनका फ़ैन हूँ। जिस तरह वो बैटिंग करते हैं, अब उनकी बैटिंग अगर पिछली सीरीज़ को देखा जाए, पिछले मैचों को देखा जाए, तो वो उमर अकमल ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उमर अकमल की बात हो रही है तो उमर अकमल को नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करने की इजाज़त मिल गई है, जिसके बाद कौमी बल्लेबाज की जानब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। ट्वीट में कहा उमर अकमल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और उसके बाद अबूरी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के बाद जब नजम सेठी ने इसमें मशावरत की, उन्होंने अपना पेंडिंग में ये फैसला रखा हुआ था कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर किसको नामजद करूं, लेकिन इसमें खुलबली ख़त्म हुई। उन्होंने जो अबूरी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद खान अफरीदी के कन्वेनियर थे हारून रशीद, उनको चीफ सेलेक्टर मुकर्रर किए हैं। उनकी मशावरत से अब देखते हैं पीएसएल के बाद अभी काफ़ी सीरीज़ होनी है, काफ़ी मैच होनी है, एशिया कप होना है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, ओडीआई वर्ल्ड कप होना है, T20 वर्ल्ड कप होना है। उसमें नजम सेठी या हारून रशीद कौन सी टीम सेलेक्ट करते हैं। अगर इशारा देखा जाए तो मोहम्मद आमिर भी पाकिस्तान के लिए अच्छा ऑप्शन है। अगर मोहम्मद आमिर की बात की जाए वो भी अच्छा ऑप्शन है। मोहम्मद हफीज़ की बात की जाए वो तो रिटायरमेंट हो चुके हैं। अगर उसके बाद अगर मोहम्मद उमर अकमल की बात की जाए तो उमर अकमल भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है। जो अभी भी क्रिकेट बाकी है शोएब मलिक की, वो भी हो सकता है। उसके बाद आखिर में जो तस्करा करने वाले हैं शहीन शाह अफरीदी का,
پروگرام کے آخر میں شاہین شاہ افریدی نے پاکستان سپر لیگ میں اپنی فرنچائز میں لاہور قلندر کے کھلاڑیوں نے کٹ ڈیزائن کرنے کے لیے ذمہ داری بھی اٹھا لی ہے۔ اس لاہور قلندر کے آنر رانا فواد نے پاکستان کے کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر اور لاہور قلندر کی کرکٹ ٹیم کی قیادت کرنے والے شاہین شاہ افریدی پر اعتماد کرتے ہوئے ان پر ایک اور ذمہ داری سونپی ہے، اور وہ ہے لاہور قلندر کی نیو کٹ جو ڈیزائن کرنے والی ہے وہ شاہین شاہ افریدی ہی نامزد کریں گے۔ اس میں اس حوالے سے لاہور قلندر کے سی او عاطف رانا نے بھی کہا کہ شاہین شاہ افریدی ہمارا لیڈر ہے اور کپتان بھی ہے ہمارے لیے۔ تو فی الوقت ہمارا یہی پوائنٹ تھا۔ اگلے ہفتے تک میں ناظرین کے سامنے اچھی سی سٹوریز رکھوں گا اور اچھے سے پوائنٹس لے کے آؤں گا، اور ہم اس امید کے ساتھ، اس توقع کے ساتھ پروگرام کو اینڈ کریں گے کہ آنے والی ٹیم یا چیف سلیکٹر اچھی ٹیم سلیکٹ کرے اور ہر وقت ہر میچ پاکستان اپنے نام کرے۔ فی الوقت مجھے اجازت دیجیے، اپنی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔